ओके, आज हम जो है बृहन-मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम में मैं शर्मा पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज जो है 3rd चैप्टर हमारा जो साइंस 1 का है, धारा विद्युत, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो बच्चों ऑलरेडी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हम देखेंगे, इसे दोहराएँगे फिर से कि क्या पॉइंट्स इसमें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्लाइड दिख रही होगी यहाँ पर, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम दिख रहा है। जिस डायग्राम में आपको पानी का स्तर और उसका प्रवाह दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यह जो आकृति है, इसके द्वारा हमें ये जानने को मिलता है कि पानी का जो स्तर है, एक जो प्लास्टिक की बोतल है, उसके अंदर पानी का स्तर अधिक है, जिसे ऊंचाई पर रखा गया है, और नीचे एक प्लास्टिक की जो बोतल है, जिसके अंदर पानी रखा हुआ है, उसका स्तर जो है नीचे है, मतलब उसका लेवल जो है पानी का जो पानी कम है उसमें, और एक जो ऊंचाई पर रखा है उसमें पानी अधिक है, और उसको रबर की नली के द्वारा जोड़ा गया है दोनों बोतलों को, और इसमें एक चिमटा लगाया गया है जिससे कि पानी का प्रवाह जो है वो रुका हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम चिमटे को निकाल देते हैं तो क्या होता है कि चिमटा जो है निकलने के बाद पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है, और आपको ये इतना पता होगा कि पानी जो है वो उच्च स्तर से, मतलब अगर जहाँ पर अधिक है और जहाँ कम है, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्या हो रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है। और आप दूसरे वाले सेटअप में देख सकते हो कि किस तरह से पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है, और ये तब तक प्रवाह जो है पानी का तब तक होता रहेगा जब तक कि उसका दोनों का लेवल समान ना हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से इस पानी के जो स्तर है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बताते हैं कि विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है, जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है, विद्युत आवेश कहा जाता है जिन्हें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो चार्ज होते हैं आवेश, तो इन आवेश का भी प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। तो वो ज्यादातर कैसे होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ। ठीक है, तो पानी की ही भांति विद्युत आवेश का प्रवाह भी एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर होता है। उस विद्युत स्तर को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो सबसे पहला जो आपको डेफिनेशन आएगा विद्युत विभव का, ये विद्युत विभव आप समझ गए होंगे कि जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो आगे देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें एक जो सेटअप दिया है, उसके अंदर आपको ए और बी 2 पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि धनात्मक आवेशित चालक और एक ऋणात्मक आवेशित चालक है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है उसे अधिक विभव यानी कि उच्च विद्युत विभव कहा जा रहा है, और बी जो है उसे निम्न विद्युत विभव कहा जा रहा है। तो जो नेगेटिव वाला है ऋणात्मक, उसे निम्न विद्युत विभव, यानी कि वहां पर चार्ज कम है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर ज्यादा है, अधिक है। तो ये जो डायग्राम है, इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो उच्च विभव मतलब अधिक विभव वाला जो चालक है ए, तथा कम विभव वाला चालक जो बी है, तो ये दोनों चालकों को विद्युत चालक तार से अगर जोड़ दिया जाए, जब इनको कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है, विद्युत चालक तार जो है जिससे करंट फ्लो होता है, तो वो तार से अगर जोड़ दिया जाए तो तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा, और ये जो विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के बीच का अंतर। तो जब ये विभवांतर यहाँ पे निर्माण होता है, जब और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना चालू होते हैं। तो कहाँ से कहाँ जाते हैं, जो निगेटिव है, ऋणात्मक आवेशित चालक है, यानी कि जो माइनस चार्ज है, वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बी से चालक ए की ओर शुरू हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। तो चालक ए और बी दोनों का विद्युत विभव क्या होगा, समान होने तक ये प्रवाह जारी रहेगा, शुरू रहेगा। अर्थात इन दोनों चालकों के बीच का जो विभवांतर है, वो जब तक शून्य नहीं हो जाता, देखिए जब अंतर होगा तो जब तक वो अंतर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, ठीक है, तो तब तक जब तक वो शून्य नहीं होगा तब तक ये प्रवाह जो है वो क्या होगा, चालू रहेगा, और जैसे ही वो शून्य हो जाएगा वैसे ही ये प्रवाह अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विभवांतर की जो परिभाषा है कि चालक ए और बी, इन दोनों के विद्युत विभव के जो अंतर होते हैं, उनको उन चालकों के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। आगे देखेंगे हम
विद्युत सेल का विभवांतर। तो विद्युत सेल का विभवांतर जो है उसमें आप देखोगे कि धनाग्र और ऋणाग्र जो दो विभव हैं उनके अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। तो ये जो अभी हमने बोला उसी बात को यहाँ पे दोहराया जा रहा है। फिर इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए से बी तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, जो धनात्मक आवेश है उसको बिंदु ए से बी तक जाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है उसे उस बिंदु का ए और बी के बीच का क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदुओं के विभवांतर को हम किस तरह से निकालेंगे, विभवांतर जो है उसे हम वी, इंग्लिश का जो लेटर है कैपिटल लेटर वी से दर्शाते हैं और कार्य को आपको पता है डब्ल्यू से दर्शाते हैं और क्यू जो है वो हमारा आवेश है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर आपको निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। जितना आवेश वहां पे स्थानांतरित हुआ है मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज है वो कितने आवेश स्थानांतरित हुए हैं ए से बी तक, तो उसको हम क्यू से दर्शाएंगे। तो दोनों बीच बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम वी से दर्शाएंगे और कार्य जो है वो डब्ल्यू हो गया बटे क्यू, ठीक है, आवेश। तो इस तरह से हमारा एक ये हमको सूत्र मिल गया V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो अब इसकी इकाई अगर हमको निकालनी होगी तो क्या करेंगे, V जो है आपका वो क्या है, वोल्ट होता है, विभवांतर है उससे वोल्ट में उसकी इकाई वोल्ट से दर्शाई जाती है। तो V 1 वोल्ट लिखेंगे, नीचे देखिए 1 वोल्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद डब्ल्यू जो है वो कार्य उसकी इकाई क्या होगी, जूल हो गई। तो 1 जूल का कार्य होता है बटे कितने आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, तो 1 कुलाम आवेश की इकाई क्या होती है बच्चों, कुलाम। तो 1 कुलाम का जो है आवेश स्थानांतरित हो रहा है, तो यहाँ पर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। तो एसआई प्रणाली में हम विभवांतर की इकाई क्या लेते हैं, वोल्ट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विभवांतर की इकाई जो है वो आपने देखी क्या है, वोल्ट है। आगे देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए किसी भी धात्विक कोई भी धातु का जो चालक है, विद्युत चालक है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। तो उस चालक के पास जो है प्रत्येक परमाणु के पास एक या एक से अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता ही है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो परमाणु के केंद्र से बहुत ही कमजोर बल के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े होते हैं, मतलब जो जो उनका केंद्रक होता है, नाभिक होता है, उससे वहां से जो बल जो उस पे एग्जर्ट करता है, मतलब प्रयुक्त करता है, वो बल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, जब बाहरी कक्षा में होते हैं तो उसके उसके ऊपर वो बल क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ा होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि फ्री रहते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब वो उनको कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं कर पाता है। तो चालक में ये इलेक्ट्रॉन एक भाग से दूसरे भाग की ओर सरलता पूर्वक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और इस कारण इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश का वहन होता है। इस तरह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक परमाणु है, उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियन है, साइड साइड में जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में आपको देखो दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह, देखिए यहाँ तीसरे मतलब तीसरा जो पार्ट है डायग्राम का, उसके अंदर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में तीसरे इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे हम कि तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो इसमें आप देखेंगे कि धातु की एक तार दी गई है, जैसे आपके घरों में जो कनेक्शन किया होता है, तो वो तार जो इस्तेमाल किए होते हैं, ज्यादातर हमारे घरों में क्या इस्तेमाल करते हैं, तांबे के तार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो धातु की कोई भी तार हो, देखिए लोहे की भी तार हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है और तांबे की हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ भी हमारे घरों में तांबे की तार से ही जो है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक मतलब अपना कनेक्शन के लिए ज्यादातर तांबे की तार का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो धातु की जो तार है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से यहाँ वहां कहीं पर भी रैंडमली, मतलब ऐसे रफली देखिए आप वो इधर उधर कहीं पर भी घूम रहे हैं, उनकी दिशा कहीं ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तार में इलेक्ट्रॉन्स की यादृच्छिक गति, ये पहले डायग्राम में। सेकेंड में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपने उसको विद्युत सेल से कनेक्ट किया, दोनों एंड को तार के, धातु की जो तार है उसके दोनों एंड को आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो विद्युत सेल से,
वैसे ही तार के दोनों सिरों पर जब विभवांतर निर्मित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो आप देखिए किस तरह से ये रैंडमली जब घूम रहे थे पहले डायग्राम में, दूसरे में ये क्या हो गए, बिल्कुल निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से जो है जैसे ही इसको विद्युत सेल से जोड़ा जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है वो एक दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की गति यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद देखेंगे हम विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, ये चालक में जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आपने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसी से विद्युत धारा जो है मतलब करंट फ्लो होता है। तो उसका मान हम विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको आई से दर्शाया जाता है। और इकाई समय में अगर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश के बराबर, और ये जो इसका मान होता है करंट का, जो विद्युत धारा है वो किसके बराबर होती है, जितना आवेश वहां पर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है उसके बराबर ये करंट फ्लो होता है। मतलब जितने ज्यादा आवेश होंगे उतना ही ज्यादा इधर पे क्या होगा, करंट होगा। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह भी उतना अधिक होगा, विद्युत धारा भी उतनी ज्यादा अधिक होगी। तो यदि चालक के अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश q है, मतलब t समय में अगर q आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, तो हम विद्युत धारा को किस तरह से लिखेंगे, I बराबर q अपॉन t। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का आपको एक यहाँ पे भी सूत्र मिल गया कि I इज इक्वल टू q अपॉन t। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अगर करंट आपको इस पे बेस्ड आपको सवाल आएंगे, तो उसमें आप I बराबर Q अपॉन T इस सूत्र का उपयोग करके आप करंट को, विद्युत धारा को निकाल सकते हैं, या फिर आवेश पूछ रहा है तो आवेश को निकाल सकते हैं, या समय पूछ रहा है तो समय को निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी इसकी इकाई पर आते हैं। विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई जो है कुलाम है। तो विद्युत आवेश जो है उसकी इकाई कुलाम है, इसको ध्यान में रखिए। विद्युत धारा को एम्पियर में हम व्यक्त करते हैं, जो हम करंट फ्लो दिखा रहे हैं, जो आई दिखा रहे हैं, उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो उसको हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, जो आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, वो कितना होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो उसको हम स्टैंडर्ड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एक मार्क के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर जोड़े मिलाओ किसी में भी आ सकता है, तो इसके लिए इसको ध्यान में रखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छा, एम्पियर क्या होता है, तो एक एम्पियर की अगर परिभाषा को हमको देखना हो, या एक एम्पियर क्या होता है उसे, तो यदि सुचालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा है वो कितने एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की होती है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, 1 कूलाम का आवेश, और बटे क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है चालक में से, तो उसमें जो विद्युत धारा जो होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम, एक उदाहरण है यहाँ पर सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। तो एक विद्युत चालक तार से यदि 0.4 एम्पियर विद्युत धारा सतत रूप से 5 मिनट तक प्रवाहित होती होगी, तो उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी सवाल आता है तो उसमें आप पहले देखिए कि आपको क्या दिया गया है सवाल के अंदर। तो सवाल के अंदर आपको जो है, जो मतलब मान दिया है उसको पहले आप लिख लेंगे, तो दत्त क्या-क्या चीजें हैं वो देखेंगे दिया हुआ। ठीक है, तो 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा यानी कि करंट आई का मान दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर इतना करंट पास हो रहा है, कितने मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में। तो टी का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, 5 मिनट। तो कभी भी जब आपको मिनट में दिया हो तो आप उसको सेकेंड्स में क्या करेंगे, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको समय जो है वो सेकेंड्स में ही चाहिए। तो 5 मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। इसलिए 5 मिनट को जब आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 60 जब गुणा करेंगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, 300 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको 300 सेकेंड्स मिल जाएंगे।
अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप बोलोगे Q बराबर IT, ये कौन सा सूत्र है? तो आपने अभी देखा कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। ये जो आपने पिछला अभी देखा हमने, यहाँ पर हमको मिला विद्युत धारा I बराबर क्या है, Q अपॉन T है। तो इसी सूत्र में अगर हमको आवेश निकालना है ना, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, तो आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T को उस तरफ लेके जाएंगे, I के पास लेके जाएंगे, तो I इंटू T हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो गया, IT। इसलिए हमारा ये सूत्र इस तरह से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, Q बराबर IT। तो आपको समझ में आया होगा अभी कि Q बराबर IT कैसे आया, ठीक है। फिर Q बराबर क्या हो जाएगा, I का मान रख दीजिए, आपको सारे मान यहाँ पे दिख रहे हैं, 0.4 एम्पियर, तो वो रख दिया मैंने, इनटू T का मान जो है वो 300 सेकेंड्स रख देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Q बराबर 120 कूलाम, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, जो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, तो तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है 120 कूलाम। तो बच्चों इकाई लिखना आप जो है बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इकाई लिखना बहुत जरूरी होता है, उसपे भी हाफ मार्क मिलता है। तो इस तरह से आपका जो है ये छोटा सा एक सवाल है जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी सवाल होंगे जिसको आप अब एक उदाहरण के रूप में ये समझ लीजिए, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपको और भी सवाल दिए जा सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत प्रतिरोध और ओहम का नियम। तो ओहम का नियम जो है वो देखेंगे हम क्या है, चालक में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है I, और उस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V में संबंध जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओहम के नियमानुसार ये ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इन शॉर्ट हम आ जाते हैं, ओहम का नियम क्या है, तो चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्था से आप क्या समझते हैं बच्चों, भौतिक अवस्था का अर्थ होता है कि चालक की लंबाई, मतलब जो तार आपने लिया है, चालक किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे जो धातु की तार आपने ली है उसी को चालक बोला जा रहा है, ठीक है। तो चालक की लंबाई, मतलब उसकी लंबाई कितनी है आपके तार की, उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब उसको काटेंगे तो जो एरिया गोल रहती है ना, वायर कैसी लंबी होती है और कैसे सर्कुलर शेप में होती है, राउंड शेप में, है ना। तो जब उसका जो एरिया है, मतलब जब काटेंगे तो उसका जो गोल भाग दिखेगा, मुंह जो, तो वो काट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है, तापमान क्या है उसका, और उसका द्रव्य यानी कि उसका किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर निर्भर करता है। तो चालक की जो भौतिक अवस्था है उसको अपरिवर्तित, यानी कि इन चीजों को अगर हम इग्नोर करें, मतलब उसको चेंज ना करें, बिल्कुल भी वो ऐसी जैसा है वैसे ही रखें, तो चालक में से बहने वाली जो विद्युत धारा होगी यानी कि I, ठीक है। तो चालक में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, उस चालक के दोनों सिरों के बीच में, तो चालक के दोनों सिर दोनों पॉइंट है उसका, प्रारंभिक छोर और अंतिम छोर, तो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होगी। विभवांतर यानी क्या हो गया, V हो गया। तो समानुपात का साइन लगा दीजिए, तो I समानुपाते V, ठीक है। तो ये जो I और V के बीच में जो साइन दिख रहा है आपको बच्चों, वो साइन किस चीज का है, समानुपात का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये I समानुपाते V है, ठीक है। तो ये किस तरह से आया, आपको समझ में आया, यही हमारा ओहम का नियम बता रहा है कि चालक की भौतिक अवस्था यानी कि उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उसका तापमान और उस किस मटेरियल से बना हुआ है, उसका द्रव्य, अगर हम इन चीजों को अपरिवर्तित रखें, मतलब उसको हम चेंज ना करें, तो चालक के क्या होगा, उसमें से बहने वाली जो विद्युत धारा है यानी कि करंट I और उसके दोनों सिरों के, चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। करंट जो विद्युत धारा होती है वो चालक के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके समानुपाती होती है। तो I समानुपाती V हो गया। अब समानुपात का साइन जब आप हटाएंगे तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू, यानी कि बराबर, और K लिखेंगे, ठीक है। K क्या होता है, K स्थिरांक होता है या ऐसा चरांक होता है जो कि मतलब स्थिर होता है, मतलब उसका मान फिक्स होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है, तो कांस्टेंट होता है। तो I के पास ये K को लेके जाएंगे, उस तरफ लेके जाइए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये I यहाँ पे गुणे में है V के साथ में, तो उस साइड जब जाएगा K तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 1/K हो जाएगा। I इंटू 1/K इज इक्वल टू V। अब यहाँ पर 1/K जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर। R क्या होता है, ये चालक का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो R क्या होता है, चालक का प्रतिरोध होता है, तो इसको ध्यान में रखिए, R क्या है आपका, चालक का प्रतिरोध है। प्रतिरोध भी देखेंगे अभी हम।
तो I इंटू आर, अब 1/k की जगह पे आपको क्या रखना है, R रखना है, तो I इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लीजिए, सिर्फ इसको सही से कर लीजिए, उल्टा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिला V बराबर IR। तो यही हमारा ओहम का जो नियम है उसके अनुसार हमको एक सूत्र मिलता है, इसको हम आगे ये बहुत काम में आएगा, V बराबर IR। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो अभी हम आगे जब संयोजन देखेंगे ना, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम में, उसमें आपको पता है कि R बराबर V अपॉन I, ये वाला भी हमको यूज होगा, और V बराबर IR ये वाला भी यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ओहम का जो नियम है उसके अनुसार ये सूत्र मिलता है। तो इस सूत्र को हम ओहम का नियम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओहम का नियम का सूत्र जो है और उसके जो परिभाषा आएगी ओहम के नियम का, नियम लिखिए। तो उसमें आप इसको ही लिखेंगे, चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली जो विद्युत धारा है वो उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, फिर आप इतना थोड़ा ये बता सकते हैं, और फिर ये सूत्र जो है वो ओहम का नियम। ओके, आगे देखिए, अभी उपयुक्त सूत्र से हम प्रतिरोध की इकाई एसआई ज्ञात कर सकते हैं। तो विभवांतर जो है उसको अभी आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो विभवांतर की इकाई क्या हो गई, वोल्ट हो गई। विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर में व्यक्त की जाएगी, यानी कि ए में लिखोगे। फिर इसलिए प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी, आपकी आर की इकाई की जो है वो क्या निकलेगी, वी अपॉन ए, मतलब एसआई इकाई में। तो इसे ही ओहम कहा जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए वी मतलब विभवांतर की इकाई क्या हो गई, वोल्ट हो गई, और आई की इकाई क्या हो जाएगी, आपकी करंट की एम्पियर में हो जाएगी। तो इसलिए वी अपॉन ए, यानी कि इसे ओहम कहा जाता है। तो ओहम का जो साइन है वो आप यहाँ देखिए, ओहम का साइन जो है वो इस तरह से बना हुआ है, दिख रहा है आपको सबको। तो ये ओहम का साइन है, इसे हम ओहम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या मिल जाएगी, ओहम मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम, ये हो गया आपका। ठीक है, तो 1 ओहम जो प्रतिरोध है उसे हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का अगर विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो चालक के प्रतिरोध को 1 ओहम का प्रतिरोध है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चालक के दोनों सिरों पे अगर 1 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के प्रतिरोध को हम 1 ओहम कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो अब आ जाते हैं प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधकता क्या होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने देखा कि वो किस तरह से रैंडमली, यादृच्छिक गति मतलब रैंडम गति कर रहे, कहीं पर भी आ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त होगा, मतलब उसको विद्युत सेल से कनेक्ट किया जाएगा दोनों सिरों पर पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से, तो क्या हो जाएगा, वहां पे विभवांतर प्रयुक्त होगा। विभवांतर प्रयुक्त करने पर वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने लगते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण वहां पे विद्युत धारा निर्मित होती है, करंट फ्लो होता है वहां पर। ठीक है, करंट का निर्माण होता है। तो गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मार्ग में आने वाले परमाणु, जब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं, एक लाइन में जाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है उस समय में, जो धातु है उसके जो परमाणु होते हैं या उसके जो आयन होते हैं दूसरे, उससे वो क्या करते हैं, टकराते हैं। तो जब टकराते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार के आघात होता है, उनके एक दूसरे पर आघात करते हैं। तो जब आघात के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे होते हैं ना, तो उनकी गति में क्या हो जाती है, रुकावट उत्पन्न होती है। जैसे अभी मैं सीधे चल रही हूँ और अगर सामने कुछ ऐसे मतलब पत्थर है बहुत सारे ऐसे, या फिर कोई खंबा वगैरह आ गया, तो क्या हो गया, अगर हम मतलब वो सामने ही है, हमारे रास्ते में ही है, तो हम उससे थोड़ा बहुत तो लड़खड़ा जाएंगे ना, टकरा जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, जब मूव करते रहते, गति करते रहते हैं, तो उस समय में जो परमाणु होते हैं धातु के या फिर आयन होते हैं, उनसे ये टकराते हैं, और उसके कारण क्या होती है, उनकी गति जो है, जब हम किसी चीज से टकरा जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे वहां पर, है ना, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी गति में भी क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होती है। और ये जो रुकावट है,
इससे क्या होगा, जब वो रुक जाएँगे, इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाएँगे, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा भी जो है वो भी थोड़ी देर रुक जाएगी ना, उसका भी विरोध होता है। तो इस विरोध को ही चालक का हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आया समझ में सबको बच्चों? तो इस विरोध को ही हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है? अब प्रतिरोधकता क्या है देखिए, तो विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध R, अभी प्रतिरोध को हम कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर R से दर्शाते हैं, ठीक है? तो प्रतिरोध R सुचालक के द्रव्य यानी कि मतलब जो हमने चालक लिया है, जो तार ली है, उसका मटेरियल कौन-सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका तापमान, फिर चालक की लंबाई L जो है, और अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है? प्रतिरोधकता इन चीजों पर निर्भर करती है। तो उसको हम प्रतिरोधकता को किस तरह से निकालेंगे ये देखेंगे। यदि चालक का प्रतिरोध अगर R है, तो R किसके समानुपाती होगा, उसकी लंबाई के, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, जो चालक हमने लिया है, तो उसकी लंबाई कितनी है, उसके ऊपर प्रतिरोध जो है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है। और उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R समानुपाती L है, मतलब उसकी लंबाई के समानुपाती होगा, और उसकी जो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके प्रतिलोमानुपात में होगा। प्रतिलोमानुपात क्या है, 1/A, ठीक है? एरिया 1/A मतलब एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है? तो R जो है, तो दोनों को अगर साथ में लिखा जाए तो कैसे हो जाएगा, R समानुपाते L/A, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो जब समानुपात का साइन हटाएंगे वहां से, तो वहां पर हमको क्या लगाना है, इक्वल टू और रो, ये जो P की तरह दिख रहा है ना आपको बच्चों, वो P क्या है, रो बोलेंगे उसको, रो। तो यहाँ पर P जो है, मतलब ये रो जो है उसका समानुपात का स्थिरांक है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, इसका मान कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, क्या बोलते हैं, अ, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसको स्थिरांक बोलते हैं। तो इस स्थिरांक को चालक पदार्थ की हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये जो रो है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ऐसा ही प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, ओहम मीटर। क्या हो जाएगी इकाई, ओहम मीटर। ये इकाइयां थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको 1 मार्क के लिए ऐसे जोड़े मिलाओ में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में, इस तरह से 1 मार्क के लिए किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है उसे हम क्या कहेंगे, ओहम मीटर, ठीक है? ये ध्यान में रखिए। प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेषतापूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न-भिन्न होती है। देखिए, अलग-अलग मटेरियल होगा तो उसकी प्रतिरोधकता भी अलग-अलग होगी। जैसे तांबे की तार है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, दूसरी कोई तार है लोहे की, एल्यूमीनियम की या किसी दूसरे चीज़ की, तो उसकी प्रतिरोधकता अलग-अलग पदार्थों की अलग-अलग प्रतिरोधकता होती है। आगे देखेंगे हम विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में यहाँ डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक परिपथ दिखाया हुआ है। परिपथ क्या होता है बच्चों, विद्युत सेल के दोनों अग्रों से, जो हमारा सेल है, उसके सेल के दोनों पॉइंट से, पॉजिटिव और नेगेटिव जो 2 छोर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो टर्मिनल से अगर हम किसी चालक को, किसी तार को जोड़ दिया जाए और अन्य प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को, तो और उसमें कोई चीज़ अगर जोड़ा जाए, जैसे वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाए, अमीटर जोड़ दिया जाए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये एक तरह से क्या तैयार हो रहा है, हमारा एक परिपथ तैयार हो गया, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ को हमेशा आकृति बनाकर इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो इसमें विविध घटकों को किस तरह से जोड़ा गया है, वो आप देख सकते हैं। तो एक रेखा के द्वारा इसे चिन्हांकित किया जाता है, मतलब इसको परिपथ को दर्शाया जाता है रेखा के द्वारा, ड्रॉ करके, ठीक है? रेखाएँ ड्रॉ करके इसको, ये रेखाओं का और एरो मार्क का बहुत ही महत्व है। जो एरो मार्क आपको दर्शा रहा है, वो क्या बता रहा है कि कहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, उस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक है? तो इसलिए उल्टा-पुल्टा आप एरो मार्क नहीं लगा सकते हो। तो परिपथ जो है, इस तरह से ये तैयार किया गया है। इस आकृति में विद्युत धारा का जो मापन है उसको करने के लिए देखिए, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम अमीटर की मदद से मापेंगे। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अमीटर लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन लिखा हुआ है, मतलब जो प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया गया है, जिसके कारण कि अमीटर जो है वो करंट जो आपका मेज़र कर रहा है, मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में से, उसको अमीटर जो है वो मापता है, बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्ट का जो है इसमें ये क्या बोलते हैं, विभवांतर प्रयुक्त हो रहा है, दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है, उस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है? तो इन यंत्रों को इस तरह से जोड़ा गया है।
वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक ज्यादा होने के कारण उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है। वोल्ट मीटर जो रहता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ा गया है, तो जिसके कारण वहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, मतलब जो विद्युत धारा उधर प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, बहुत ही कम होगी। क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध कब जोड़ते हैं, तो उससे प्रतिरोध जोड़ने के प्रतिरोध की वजह से क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आपका जो विद्युत धारा होती है प्रवाहित होती है वो कम हो जाती है। तो आगे देखेंगे हम, ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का ही पेज है ये। यहाँ आपको शायद छोटा है बहुत, तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको चिन्हों को जो है अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चित्र और उसके जो चिन्ह है और उसका जो नाम है घटक और उसके उपयोग, ये भी आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो आप जो है इसको ध्यान में रखिए कि विद्युत सेल है तो उसका चिन्ह किस प्रकार से आप करेंगे, बैटरी को किस तरह से दर्शाया जाता है 3 लाइन के द्वारा, फिर जो प्लग कुंजी है या टेपन कुंजी कहा जाता है उसको, खुली और बंद, उसको किस तरह से दर्शाएंगे, तो बंद है तो एक डॉट लगाएंगे बीच में ब्रैकेट का ऐसा चिन्ह लगाकर। ठीक है, फिर उसके उपयोग क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जोड़ तार किस तरह से दर्शाएँगे, फिर एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली जो तार है उसको, फिर बल्ब का चिन्ह किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये परिपथ में जब आप परिपथ बनाएँगे ना एक विद्युत परिपथ, तो उसमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। विद्युत प्रतिरोध को किस तरह से ज़िगज़ैग वाली लाइन से दिखाते हैं, ठीक है? अमीटर का चिन्ह आपने देखा कि ऐसा गोल बनाते हैं, उसके साइड में पॉज़िटिव, नेगेटिव लिखते हैं और उसके अंदर ए लिखते हैं। ए लिखा होगा मतलब कि अमीटर है और वोल्ट मीटर के लिए वी लिखा होगा, ठीक है? तो इस तरह से ये चिन्ह है उनके लिए और उनके उपयोग हैं कि अमीटर क्या करता है, वो विद्युत धारा का मापन करता है। वी जो है वोल्ट मीटर वो विभवांतर का मापन करता है। फिर प्रतिरोध जो है अगर उसे बदलना हो तो उसके लिए आप परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि ये देखिए एरो मार्क जो प्रतिरोध बना के उसके ऊपर एरो मार्क डाला हुआ है। तो ये जो है कितनी आवश्यकता अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, तो उस रियोस्टेट का जो साइन है। फिर उसके बाद इस तरह से उसका उपयोग और आपको चिन्ह जो है और घटक ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको आ सकता है 1 या 2 मार्क के लिए, ठीक है? पूछा जा सकता है, ज़्यादातर 1 मार्क के लिए ही पूछते हैं, तो पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे देखेंगे हम चालक और विद्युत रोधी। तो देखिए चालक क्या होता है बच्चों? जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यानी कि उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता जो है वो कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इनमें से सरलता पूर्वक जो विद्युत धारा है वो आराम से प्रवाहित होती है, कोई अड़चन नहीं आती है, मतलब कोई उनके गति में रुकावट नहीं आती। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, जिसमें से आराम से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अच्छा, विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? तो जैसे जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी, तो वो आराम से नहीं प्रवाहित हो सकती, ठीक है? वो बहुत ही अवरोध पैदा करेगी। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इनमें से विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं होती है, तो इनको विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है? फिर आगे देखेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध। तो अभी हम देखेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन जो है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम, दो तरह से संयोजन मतलब जोड़ा जा सकता है प्रतिरोधकों को। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध को जोड़ने के लिए एक तो श्रेणी क्रम जो है संयोजन जोड़ है उसको श्रेणी क्रम में किया जा सकता है और दूसरा है समांतर क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम देखते हैं कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना हो तो यहाँ पर देखिए डायग्राम है, डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3 जो है ये 3 प्रतिरोध है। आपको डायग्राम में देख सकते हो आप, एक कॉर्नर पे डायग्राम बना हुआ है। R1, R2 और R3 जो है आपका 3 प्रतिरोध है। ये 3 प्रतिरोध जो है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम किसको कहा जाता है? एक के बाद एक क्रम में जोड़ा गया है। देखिए लाइन से इसको जोड़ा गया है। R1 फिर R2 और फिर बगल-बगल में, है ना? तो R1, R2 और R3 इस तरह से 3 प्रतिरोध लिया है और इसको एक क्रम में जोड़ दिया गया है। और इनके जो सिरे हैं इनको फिर अमीटर से और विद्युत सेल से जो कनेक्ट किया गया है। अब जब हम जो है इसमें करंट फ्लो होगा, तो परिपथ में R1, R2, R3 3 प्रतिरोधकों को एक
से एक क्रम में क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में से समान विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम की विशेषता क्या है कि R1, R2, R3 क्रम में जोड़ा गया है, और इसको जो है, इसमें जो आपको करंट जो पास होगा, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो एक समान होगी। तीनों में क्या होगी, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो विभवांतर होगा वो अलग अलग प्रयुक्त होगा। जैसे R1 पे एक विभवांतर V1 होगा, R2 के यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, मतलब जो विभवांतर निर्माण होगा, वो V2 होगा, और R3 पर क्या होगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम परिणामी कुल प्रतिरोध जो लेंगे ना हम लोग, यहाँ पे 3 प्रतिरोध हमने लिया है, तो उसका कुल मतलब क्या होगा, टोटल। तो टोटल जो परिणामी प्रतिरोध जो हम लेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, आर एस से दर्शाएंगे। उसको हम किस तरह से दर्शाएंगे, आर एस से। तो यहाँ पे देखिए आर एस जो लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन। आर तो टोटल प्रतिरोध हो गया, और एस क्या छोटा सा लिख रहे हैं हम उसके बगल में, वो इसलिए कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, इसलिए एस से जो है उसका इनिशियल लिया है आर एस। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखना है, आर और एस को छोटा सा उसके नीचे लिखना है। तो बिंदु सी और डी के मध्य जो है, देखिए आप सी और डी आपको पॉइंट दिख रहा होगा, तो सी और डी के मध्य में इन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो ये 3 प्रतिरोधों का परिणामी जो प्रतिरोध होगा, तो परिणामी प्रतिरोध को हम आर एस से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो विभवांतर है वो हम किस प्रकार से लिखेंगे, V बराबर आई आर, जो ओहम के नियम के अनुसार जो लिया था हमने, V बराबर आई आर, ये सूत्र था ओहम का नियम का, V बराबर आई आर। तो आई आर जो है, आर हमको 3 प्रतिरोध लिया है ना, तो हम परिणामी प्रतिरोध लिखेंगे वहां पे आर एस। ठीक है, तो V बराबर आई आर एस। अब हमको जो V बराबर यहाँ पे 3 विभवांतर हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये R1, R2 और R3 के दरमियान जो है ये विभवांतर होगा। तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पहला समीकरण हो गया। अब हमको ओहम के नियम के अनुसार क्या है, विभवांतर क्या है, V बराबर आई आर एस हो जाएगा। यहाँ पे परिणामी प्रतिरोध क्या है, आर एस। तो इस तरह से हमको अब क्या करना है, अगर V बराबर आई आर एस है, तो फिर उसी प्रकार से V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर आई आर वन हो जाएगा। फिर V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर टू हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा। क्योंकि करंट यहाँ पर तीनों के लिए समान है, परंतु जो विभवांतर है वो अलग अलग है, V1, V2 और V3। R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, और R3 के लिए V3 है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हम जो हमारा पहला समीकरण है, ये जो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि V बराबर क्या लिखेंगे, आई आर एस लिख सकते हैं। V के जगह पे क्या लिखेंगे, आई आर एस लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा V1 होगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई आर वन लिखेंगे, और V2 जो है उसके जगह पे हम आई आर टू लिखेंगे, और प्लस आई आर थ्री V3 के जगह पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमको एक आई तीनों में, चारों में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आई जो है वो दिख रहा है, जिसको कॉमन ले लेंगे हम, R1, R2 और R3 में से आई को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। यहाँ पर आई दोनों तरफ का जो है वो कैंसिल कर देंगे, और फिर हमारे पास क्या बचता है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा जो परिणामी प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, वो हमारे जो 3 प्रतिरोध हैं उनके योगफल के बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, योगफल क्या होता है, मतलब जोड़ा गया है। देखिए R1 को प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परिणामी प्रतिरोध मिल जाएगा। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे कि जो हमारा परिणामी प्रतिरोध है श्रेणी क्रम संयोजन में, जो हमारा परिणामी प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, वो तीनों जो 3 प्रतिरोध लिए हैं ना, अगर n नंबर ऑफ प्रतिरोध लेंगे, मतलब 3 से अधिक n नंबर अगर लेंगे, प्रतिरोध लेंगे, और उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, तो ये जो हमारा परिणामी प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, n नंबर ऑफ जो प्रतिरोध होंगे उनके योगफल के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, यानी कि अगर n नंबर ऑफ प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इस प्रकार से हमको परिणामी प्रतिरोध मिलेगा। तो इस तरह से हमने श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र है परिणामी प्रतिरोध का वो निकाला है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब यहाँ पर प्रतिरोध आप बढ़ा भी सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, तो उतना आपके उतने के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। तो बच्चों ये देखिए डायग्राम पहले देखिए, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम अब भी देखा हमने कि श्रेणी क्रम में किस तरह से एक के बाजू में ऐसे लगाया हुआ था, मतलब बगल बगल में जोड़ा हुआ था श्रेणी क्रम में। ठीक है, अभी यहाँ पर समांतर से आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि समांतर क्रम संयोजन यानी कि एक के नीचे एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, तो R1, R2 और R3 इस तरह का सेटअप किया जाएगा। R1, R2 और R3 एक के नीचे रखेंगे और इनके तीनों दोनों जो छोर हैं, तीनों को कलेक्ट करके, मतलब तीनों जो R1, R2 और R3 है, उसके यहाँ पर आप देखिए कि अमीटर भी 3 अलग अलग लगा हुआ है। R1 के लिए एक I1 करंट फ्लो होगा, R2 के लिए I2 करंट फ्लो होगा, मतलब करंट भी यहाँ पर अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग करंट होगा। ठीक है, अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगी तीनों प्रतिरोध के लिए। तो इसलिए यहाँ पर, वहां पर श्रेणी क्रम में आपको क्या हो रहा था, करंट समान हो रहा था, सबके लिए विद्युत धारा समान थी, इसलिए I सबके लिए था। लेकिन वहां पर विभवांतर अलग अलग था, V1, V2 और V3, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट अलग अलग है। देखिए I1, I2, I3, R1 के लिए I1 होगा, R2 के लिए I2 होगा और R3 के लिए I3 होगा, परंतु विभवांतर जो होगा वो सबके लिए समान होगा। तो V यहाँ पर सेम है। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, V यहाँ पर सबके लिए सेम है। तो इसके लिए हम जो ओहम का नियम के अनुसार जो लेंगे वो किस तरह से लेंगे, पहले लिख लेंगे कि I बराबर किसके है, मतलब जो हमारा कुल विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह से 3 प्रतिरोध लिए तो 3 करंट होगा यहाँ पर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब जब हम C और D के बीच में जो हमारे प्रतिरोध को कनेक्ट किया है और उसको सेल से जब कनेक्ट करेंगे और इसमें जब करंट फ्लो होगा, तो आपका देखिए जो ओहम के नियम के अनुसार हम क्या लेंगे, I बराबर V अपॉन आर। फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू आई आर है, बस उसको I को आगे रखा है और V अपॉन आर बन गया है। अब जो यहाँ पे R होगा वो हमारा क्या है, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए इसको हम परिणामी प्रतिरोध को किस तरह से दर्शाएंगे, RP के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो परिपथ का जो परिणामी प्रतिरोध है वो क्या लिखेंगे हम, R और छोटा सा P लिखेंगे उसके नीचे, तो RP हो गया। तो इस तरह से, और फिर I1 क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक है, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। अब जो हमारा 1 नंबर का समीकरण है उसी के अंदर हम ये I1, I2 और I3 का मान रख देंगे और I का भी मान रखेंगे। तो V अपॉन RP हो गया इक्वल टू V अपॉन R1 हो गया, प्लस V अपॉन R2 हो गया और प्लस V अपॉन R3 हो गया। इस तरह से हमने I1, I2 और I3 का मान रख दिया। अब बच्चों इसमें से V सबको कॉमन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। पहले आप राइट हैंड साइड का जो है V को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इस तरह से मिल जाएगा आपको। और V जो है बाहर निकालने के बाद वो V लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास लास्ट में, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यदि इसी प्रकार से, ये हमारा समांतर क्रम के लिए संयोजन के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, तो यदि हम n नंबर ऑफ प्रतिरोध को जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए थे, अगर हम प्रतिरोध को और बढ़ा दें, ठीक है 4 ले लें, 5 ले लें, तो उतना ही ये जुड़ते जाएगा उसमें। ठीक है, तो अगर n नंबर का प्रतिरोध लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिणामी प्रतिरोध क्या मिलेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से हम n नंबर के लिए 1 अपॉन Rn इस तरह से लिखें। तो जितने आपके प्रतिरोध होंगे उतने के क्या होगा, ये उसको आप जोड़ते जाएंगे। लेकिन ये कैसा है, डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया, इसको बट्टे में जोड़ा गया। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn। तो इस तरह से हमको ये समांतर क्रम संयोजन के लिए इस तरह से हमको परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हुआ है। तो आगे देखिए बच्चों, हमने देखा श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि घरेलू, हमारे घरों में जो है विद्युत संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कैसे विद्युत धारा, मतलब जो है इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है उसमें किस प्रकार का संयोजन, किस प्रकार से उसको जोड़ा जाता है तारों को। ठीक है, तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा होती है वो मुख्य विद्युत चालक तार से
जमीन के नीचे तारों द्वारा या फिर विद्युत के जो खंभे होते हैं, आपने देखा होगा विद्युत के तार के जो खंभे होते हैं तारों, वो खंभों में से तारों को हमारे घरों में लाया जाता है, ठीक है। तो उनमें से एक तार जो है, देखिए दो तीन प्रकार की तारें होती है। तो एक जो तार है वो विद्युन्मय यानी कि लाइव तार होती है, दूसरी तार जो होती है वो उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। और सामान्यतः और तीसरी जो तार होती है वो भू संपर्क तार होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये 2 तार जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। इनके बीच में जो विद्युत विभवांतर होता है दोनों तारों के बीच का, वो कितना होता है 220 वोल्ट का होता है। ठीक है? तो इनके बीच में जो विभवांतर होता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है 220 वोल्ट का होता है। और इसमें से जो लाइव वाली तार होती है, विद्युन्मय तार, वो लाल रंग के आवरण होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। और जो उदासीन वाली तार होती है उसके ऊपर काले रंग की जो है विद्युत रोधी आवरण उसके ऊपर पाई जाती है। तो भारत में इन दोनों तारों के मध्य जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट का होता है। दोनों तार घर के विद्युत मीटर से या फिर मुख्य जो संलग्न तार मेन फ्यूज जो आपका होता है उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है। मेन स्विच जो है वो उसके द्वारा ये तार घर के सभी चालक तारों को जोड़ी जाती है। मतलब आपका फैन का हो गया, बल्ब का हो गया, ट्यूबलाइट का हो गया, जो भी आपका कनेक्शन आपने जो भी उपकरण लगाए उनसे इसको जोड़ा जाता है। तो हमारे घरों में विद्युत चालक तारों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक कमरे में जो है विद्युत उपलब्ध हो सके। हर एक कमरे में या हर एक जो भी आपके उपकरण जुड़े हुए हैं वहां पर सब जगह पे विद्युत धारा प्रवाहित हो, सभी उपकरण चलते रहें, उस प्रकार से उसका संयोजन किया जाता है। तो प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर विभवांतर सबको क्या दिया जाता है? समान दिया जाता है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है? समान विभवांतर किसमें होता है? समांतर क्रम में देखा हमने कि विभवांतर क्या होता था? समांतर क्रम में विभवांतर समान था, करंट अलग-अलग था। ठीक है ना? तो हमारे घरों में भी जो है समांतर क्रम संयोजन किया जाता है और उपकरणों को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरी तार जो है हमारी वो क्या थी? भू-संपर्क तार। ये भू-संपर्क तार जो रहती है ना वो पीले रंग का उसके ऊपर क्या होता है? विद्युत रोधी आवरण होता है। आपने 3 तरह की वायरें ऐसे नहीं देखा होगा तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, बम वगैरह जो फोड़ते हैं जब बॉम्ब्स विस्फोट होने वाला रहता है, तो उसमें आपने देखा हो कौन सी तार काटूँ, है ना? इस तरह से होता है। तो उसमें आपने देखा होगा काली होती है, फिर एक लाल होती है और एक पीली होती है ना? तो वो तारें इस प्रकार से। तो वह घर के पास ज़मीन में ये जो भू-संपर्क वाली जो तार होती है, ये घर के पास की जो ज़मीन होती है, उसमें एक धातु की पट्टी के द्वारा ये जुड़ी होती है। तो ये तार जो है हमारी सुरक्षा के लिए होती है कि जैसे कभी अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गया या कुछ हो गया, तो ये अर्थिंग की जो तार होती है, भू-संपर्क वाली तार, या हमको ज़्यादा मतलब करंट फ्लो जो है या कोई ऐसा ये शॉर्ट सर्किट ना हो उसके उसके उससे सुरक्षा के लिए ये तार मतलब ज़मीन में छोड़ी जाती है। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी संगलक तार। संगलक तार जो है वो क्या होता है आपने देखा होगा जो आपका केबिन होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो विद्युत धारा का जो मेन जो ऐसा केबिन बनाया जाता है ना आपके घर के आस-पास कहीं। तो उसमें जो है या फिर आपके इसमें देखा होगा आपने, आपके घरों में भी मेन स्विच जो होता है उसके अंदर जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ लगाया जाता है। तो वो जो सिरेमिक का फ्यूज़ आपने बड़े-बड़े केबिन में भी बड़ा-बड़ा ऐसा सिरेमिक का फ्यूज़ देखा होगा या कॉटेज फ्यूज़ इस तरह का जैसा आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया जा रहा है, तो इसका कभी-कभी 1 मार्क के लिए नाम भी पूछते हैं या ऐसे पूछते हैं, ठीक है? तो संगलक तार का क्या है देखिए विद्युत उपकरणों को नुकसान न होने देने के लिए संगलक तार का उपयोग किया जाता है। यह तार जो है विशिष्ट गलनांक यह तार विशिष्ट गलनांक वाली यानी कि इसमें बहुत ही जो उसके अंदर तार होती है, ये जो फ्यूज़ है ना उसके अंदर तार जोड़ी जाती है, तो वो तार बहुत ही अधिक उच्च तापमान की रहती है। मतलब उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है कि वो जल्दी पिघलती नहीं है, ठीक है? तो विशिष्ट गलनांक वाली मिश्र धातु की बनी होती है वो तार और विद्युत उपकरणों से श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। तो यदि परिपथ में से किसी कारणवश निश्चित सीमा से अधिक अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर विद्युत धारा उसमें फ्लो हो रही है, तो इस तार का तापमान क्या हो जाता है वो अपने आप बढ़ जाता है और वो पिघल जाती है। मतलब अगर कभी ऐसा हो, हमेशा नहीं होता है, जब कभी अगर ऐसा ओवरलोडिंग हो गया मतलब ज़्यादा अगर ऐसा ये हो गया मतलब करंट फ्लो हो गया,
जरूरत से ज्यादा, तब वो क्या होती है, तार जो है वो अपने आप उसका तापमान बढ़ जाता है और वो पिघल जाती है। तो इस कारण क्या होता है, आपका जो मेन फ्यूज होता है वो स्विच हो मतलब वो जो है फ्यूज हो जाता है, मतलब जो आपका संगलक वाला रहता है। तो इस कारण परिपथ खंडित होकर आपका जो विद्युत का प्रवाह है वो रुक जाएगा और आपकी जो है लाइट चली जाएगी। तो उपकरणों का इस तरह से संरक्षण हो जाता है, मतलब आपके जो दूसरे उपकरण है ना वो आपके डैमेज नहीं होते, सिर्फ आपका जो तार है वो पिघल जाएगा। तो उससे समझ में आ गया कि ओवरलोडिंग हुआ है, लघु परिपतन इस तरह से कुछ होता है, शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसा जो भी है। तो यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा, आपके दूसरे उपकरण जो है वो सुरक्षित बच जाएंगे और आपका जो सिर्फ फ्यूज जो है वो आपका उसमें की तार जो है वो पिघल जाएगी। तो यह तार पोर्सिलिन जैसे विद्युत रोधी पदार्थ से बने कोटर में लगाई जाती है। तो आपने वो सिरेमिक का ऐसा देखा होगा कि पोर्सिलिन मटेरियल का होता है वो, तो उससे बना होता है। तो घरेलू उपयोग के लिए जो आपके संगलक तारों की जो सीमा होती है, मतलब उसका 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 4 एम्पियर की, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर की, इस तरह से संगलक तारों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, विद्युत धारा के उपयोग संबंधी सावधानी। तो जब हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं बच्चों, तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये जो सावधानियां है, ये कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, आपको ये जनरल है, किसी को भी आएगा, आप आराम से इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। तो घरों की दीवारों पर जो भी हम स्विच बनाते हैं या सॉकेट का निर्माण करते हैं, तो वो इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए कि छोटे बच्चे जो है वहां तक ना पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि उनकी आदत क्या होती है, वो पिन डालने लगते हैं उसमें, अगर खीला वगैरह कुछ मिला, कील वगैरह, तो उसको डालेंगे या फिर उंगली जो है अपनी उसके अंदर डालने लगते हैं। तो इस ये सब चीजें जो है आपके बच्चे के लिए या फिर किसी के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इस वजह से आपको जो है, जो सॉकेट वगैरह होने चाहिए, जो स्विच होने चाहिए, वो थोड़े ऊपर होने चाहिए, या फिर आप प्लग लगा दिए, उसका वायर खींच दिया बच्चों ने, तो इसलिए ऊंचाई पर होना चाहिए। दूसरा है, विद्युत उपकरणों की सफाई करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप बटन को पहले बंद कर दें, विद्युत धारा उससे खंडित हो जाएगी। और साथ ही साथ आप प्लग को भी निकाल कर तब सफाई करें। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, फ्रिज वगैरह जो है प्लग लगा होगा, भले आपने बटन बंद कर दिया है, लेकिन क्या होगा कि जो प्लग है वो लगा हुआ है, फिर भी उसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में विद्युत धारा रह जाती है, जिसकी वजह से करंट लगने का सॉरी मतलब झटके लगने का, विद्युत धारा का झटका लगने का चांस हो सकता है। तो इस वजह से आप इसको प्लग को बाहर निकाल दें। फिर तीसरा है, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय आपके हाथ सूखे होने चाहिए, ये तो एकदम सबको ही पता होगा। और रबर के आप चप्पलें पहनने चाहिए। रबर के चप्पल पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी, अगर कभी आप कोई विद्युत उपकरण के साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको जो है विद्युत धारा का जो झटका है वो ना लगे। इस वजह से आपको जो है चप्पल रबर की या प्लास्टिक जो भी है मटेरियल का, आपको पहनना चाहिए। ठीक है, तो उससे खतरा टाला जा सकता है। यदि विद्युत का चौथा पॉइंट है, यदि विद्युत का धक्का लगने वाला व्यक्ति, अगर बाय चांस अगर विद्युत का धक्का किसी को लग भी रहा है, करंट मतलब उसको लग गया, तो वैसे ही तार के संपर्क में रहे, अगर वो व्यक्ति वैसी तार को पकड़ा हुआ है, तो आपको पहले तो क्या करना चाहिए, मुख्य बटन जो है वो बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच जो आपका होगा। और अगर वो आपसे दूर है, मतलब आपको नहीं पता कि कहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हो कि प्लग को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो। जिस उपकरण से वो तार से जुड़ा हुआ है, तो वो प्लग आप निकाल सकते हो। अगर वो भी आप नहीं कर पाओ, अगर तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, किसी लकड़ी की वस्तु या फिर प्लास्टिक की कोई, ये ज्यादातर तो लकड़ी की जो वस्तु होगी वो मजबूत होती है, तो उससे आप लकड़ी की वस्तु से क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को आप दूर ढकेल सकते हो, तार के पास से आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। तो विद्युत धारा के उपयोग के संबंध में ये सावधानियां आपको 4 पॉइंट्स है यहाँ पर, तो इतना सावधानियां आपको स्पेशली लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें सम्स भी है बच्चों, जो सूत्र हमने देखा उस पर आधारित कुछ सम्स भी हैं, तो उसे आप जो है देखिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो सम्स भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। अभी किसी को अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अपना डाउट। हेलो, हेलो मिस की परिभाषा क्या है? किसका?
ओहम का ओहम ओहम का देखिए नियम पूछता है ना, तो ओहम का जो नियम है ना, उसको आप नियम को मतलब परिभाषा के टाइप में ही लिखेंगे। तो उसे आप किस तरह से लिखेंगे कि चालक की भौतिक अवस्था, देखिए यहाँ पर आपको बता देती हूँ। चालक की जो आप ये जो बोला गया था कि चालक की भौतिक अवस्था जो है अगर अपरिवर्तित रहे रहे तो चालक में से बहने वाली जो विद्युत धारा होगी उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगी। तो आई समानुपाते वी, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यही आपका जो है उसकी परिभाषा होगी। विद्युत आपको कैसे पूछेगा, ओहम का नियम लिखिए। ठीक है, तो ये नियम है उसका। आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपको लिखना है, चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो आप लिखेंगे कि आई समानुपात है वी। तो आप उसको भी दिखा सकते हैं इस तरह से, और वी बराबर आई आर, इस तरह से आप निकाल के दिखा सकते हैं। इस सूत्र को ओहम का नियम कहते हैं। ठीक है, और आप चाहिए तो आगे की इकाई भी लिख सकते हैं अगर पूछा गया है तो। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं है मिस, टाइम हो गया, वैसे आप एंड कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है।